अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही यादगार दिन। पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र बाबर आजम, उनके लिए मज़ीद 2 अवार्ड से पहले ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर किए गए थे और आज उन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और उसके बाद ICC ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मेंस का भी अवार्ड दिया है। यकीनी तौर पर बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी ज़बरदस्त है बाबर की। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम को लेके गए, एशिया कप के फाइनल में लेके गए। टेस्ट क्रिकेट में यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कारकर्दगी की वैसी नहीं रही जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये अवार्ड इस बात का सबूत है कि बाबर आजम की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में ये बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि इससे पहले ये अवार्ड हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा और इसी तरह केन विलियमसन और दीगर क्रिकेटर्स को जीतते हुए देखा, तो लगता यही था कि पाकिस्तान को किसी ऐसे स्टार की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की ब्रांड और इस लेगेसी को जो है कंटिन्यू करे, जो कि वसीम, वकार, ग्रेट इमरान खान, जावेद मियांदाद के दौर में रही। लेकिन बाबर आजम ने अब इस चीज़ को लास्ट ईयर भी हासिल किया था। इसी तरह शाहीन शाफिदी लास्ट टाइम ये अवार्ड जीत चुके हैं। रिजवान ने अवार्ड जीता था, रिजवान और हारिस इस बार भी T20 टीम ऑफ द ईयर में है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से ICC अवार्ड में जो अच्छी कारकर्दगी है और जो लॉरेंस लाने का सिलसिला है वो इस साल भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, इसके साथ साथ पुरान मैच बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट की। तो 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले कि 3 सेंचुरियाँ, 84 की और एवरेज, इसी तरह 689 रन और फिर 5 उनकी 50 भी शामिल। तो कमाल की कंसिस्टेंसी शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। शाहिद साहब, यकीनी तौर पर एक ज़माना ऐसा था जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के पास स्टार्स आना बंद हो गए हैं। ICC अवार्ड में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं होता था। लास्ट ईयर ये चेंज हुआ जब रिजवान, शाहीन, इसी तरह मुझे याद है फातिमा सना थी, बाबर आजम थे और इस बार फिर बाबर ने मुसलसल दूसरी बार पाकिस्तान के लिए अवार्ड जीता है। इससे पहले शाहीन ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो मस्ट बी अ वेरी गुड प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। और ख़ासतौर पर जो हमारी ब्रांड है, जो थोड़ा हमें लगता था 3-4 साल पहले हम पीछे होते जा रहे हैं, इन नई नस्ल, ये नई जो हमारी जनरेशन है क्रिकेट की, इन्होंने ICC अवार्ड जीतकर काफ़ी जो है ना एक फ्रंट पे पाकिस्तान टीम की अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि पिछले साल शाहीन शाह अफरीदी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। इस साल बाबर आजम हो गए, बाबर आजम ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। बड़ा फिनोमिनल उनका फॉर्म रहा इस पूरे साल में। अगर 2022 को देखें, और व्हाइट बॉल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। रेड बॉल में भी उन्होंने रन जरूर बनाए, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट टेस्ट टीम पर नहीं हुआ। टेस्ट टीम इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। लेकिन वही कहते हैं ना कि टेस्ट टीम के लिए अगर कप्तान थोड़ी सी एग्रेशन दिखाते, थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करते, फिलॉसफी चेंज करते, हम वो 3 टेस्ट जो हमने इंग्लैंड से हारे, हम कम से कम पहले 2 टेस्ट तो हम जीते हुए थे। और इसी तरह न्यूजीलैंड से भी हमें टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, इंडिविजुअल्स अवार्ड मिल रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो ट्रांसलेट हो रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस में, लेकिन रेड बॉल में नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर सोचना होगा PCB को भी और बाबर आजम खुद को भी सोचना पड़ेगा कि कलेक्टिवली हम क्यों टेस्ट क्रिकेट में पीछे चले। और शायद भाई ये जो अवार्ड जिस मरहले पे मिला है, जाहिर बात है कि वर्ल्ड कप का साल है, कुछ तनकीद की जद में भी रहे, खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें। लेकिन बात वही है जो नजम सेठी साहब ने भी की कि अल्टरनेट बहुत भी हमने शायद उस तरह बनाए नहीं है। और अभी 2023 में वर्ल्ड कप है, 2024 में वर्ल्ड T20 है, तो आई थिंक उनके मोराल बूस्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है। और दूसरा, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए भी सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं रिजवान के साथ साथ। तो ये एक अच्छा जो है वो उनका मोराल बूस्टर है वर्ल्ड कप के साल में, आप समझते हैं? ऐसा ही है बिल्कुल, इसलिए कि देखें अब ये वर्ल्ड कप का साल है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप का है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। T20 में हम एक सेमीफाइनल खेले वर्ल्ड कप का, एक फाइनल में हम जाके हारे, एशिया कप का फाइनल हम जाके हारे। लेकिन ओवरऑल हमारी व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मैं तो अभी से सोच के खुश हो रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, अहमदाबाद का ग्राउंड जिसमें 1,12,000 15,000 क्राउड आएगा, और अगर वहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, चाहे ग्रुप का मैच हो चाहे फाइनल मैच हो, तो हकीकी एक एटमॉस्फेयर होगा कि दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप, शुभमान गिल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, और दूसरी तरफ दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। तो इससे अच्छा कॉन्टेस्ट हो नहीं सकता। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत बड़ी है, बहुत उसको रिकग्निशन मिली है। लेकिन एज टीम भी हमारी टीम को रिकग्निशन मिलनी चाहिए और हमें जल्द अज जल्द
एक कोई बड़ी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आईसीसी ट्रॉफी जो कि एक ड्रीम होता है, और वो हमने देखा कि विराट कोहली तो नहीं जीत सके, लेकिन शायद बाबर के पास टाइम मौजूद है। और शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप ग्रेटनेस की उस लेवल को अचीव करना चाहें तो फिर सारे बॉक्सेस टिक करने होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ। रजा डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस बाबर की रही है, और फिर जिस तरह ओडीआई क्रिकेट के अंदर अभी नहीं बहुत सालों से, सो एक उन्होंने पाकिस्तान टीम को ना एक पहचान दी है जो हम बड़े अरसे से लैग कर रहे थे। लगता था कि हमारी बैटिंग जो है ना वो अक्सर जल्दी विकेटें गिर जाती थी। मिसबाह उल हक और फिर यूनुस खान मुझे याद है स्पेशली टेस्ट में, और मिसबाह वनडे में एक हमेशा रेयर गार्ड एफर्ट कर रहे होते थे। बट बाबर ने फिर इसी तरह हम देखें फ़खर जमान, सो इन लड़कों ने वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर एटलीस्ट टॉप ऑर्डर में एक इस्तेकाम दिया है। अब शायद हमें बस अब अपने मिड ऑर्डर को और लोअर मिड ऑर्डर को मुस्तहकम करना है, क्योंकि वी हैव क्वालिटी टॉप ऑर्डर, अगर जैसे कि बाबर जैसे प्लेयर हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जिस तरह शाहिद भाई ने बोला ना, एज अ टीम में वो झलकता नहीं है, तो इसकी वजह भी यही है मेरे ख्याल से कि टॉप ऑर्डर से बाबर फ़खर ये कंसिस्टेंट रन तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे से वो फिनिशिंग टच नहीं मिल पाता। मेरे ख्याल से वो जब मिलना शुरू होगा तो फिर एज अ टीम जो आपकी सक्सेस है वो ज़्यादा नज़र आएगी। और बाबर आजम की देखें मेरे ख्याल से जितनी उनको कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक पिछला साल था, फिर इस साल भी ये अवार्ड जीतने में कामयाब हुए, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको देना चाहिए। और मेरे ख्याल से पीसीबी को भी चाहिए कि जिस तरीके से अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, किसी तरीके से इनको शट डाउन किया जाए। एक क्लियर कट जो भी मसला है, अगर कैप्टनसी के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं, वो एक क्लियर एक पैगाम दे दिया जाए ताकि कंट्रोवर्सीज ना हो। एटलीस्ट वो खुले माइंड के साथ खेलें ताकि वो उसकी और परफॉर्मेंस निकल शायद भी ये पॉइंट अच्छा है रजा का, चूँकि शान मसूद की जो अपॉइंटमेंट थी हम सबके लिए हैरान कौन थी, जब सब स्टेडियम में नेशनल कराची में कवरेज कर रहे थे कि कम है सरप्राइज़, और फिर हमने देखा कि उनको जगह भी नहीं मिली। सो आप क्या समझते हैं? नजम सेठी साहब ने बार कल परसों ये कह दिया कि नहीं बाबर को अभी हम बैक करेंगे, सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी। और आप क्या समझते हैं? शायद भी बड़ा एक्सपीरियंस है आपका ऐसे मौके पर, जब वर्ल्ड कप का साल है, बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, अल्टरनेट कोई नहीं है, बोर्ड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कप्तान के हवाले से, क्योंकि इस तरह खबरों से इबाम तो मौजूद रहता है। फिर देखिए लोग तो कहेंगे, दुनिया का काम है कहना, वो लोग तो कहेंगे कि जी इधर परफॉर्मेंस खराब है, उधर परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फर्मली बैक करना चाहिए बाबर आजम को। पार्टली बैक किया नजम सेठी ने, लेकिन पार्टली उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में और फॉर्मर प्लेयर सवाल उठा रहे हैं। भाई लोगों का तो काम ही है ये सवाल उठाना। टेस्ट में बाबर आजम की कप्तानी पे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन व्हाइट बॉल की दोनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी रही है। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो बाबर आजम को अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। हमारा जो कोचिंग स्टाफ था स्पेशली सखलैन, वो इतने मतलब एक्टिव नजर नहीं आया। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा चाहिए। बाबर आजम के पीछे ना रहे, बाबर आजम के साथ खड़े हों, और बाबर आजम के साथ खड़े होकर अगर हेड कोच उनको गाइड करेगा तो बाबर आजम की कप्तानी में निखार आए। बिल्कुल, और शायद भी डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स जो अपनी फॉर्म है, अपनी जो फिटनेस है, अपनी जो सिलेक्शन है रीगेन करते हैं। बाबर इस बार पेशावर से खेल रहे होंगे, जहाँ पर डेफिनेटली मोहम्मद अकरम उनके साथ हैं, डैरन सैमी, तो वैसे आपने कहा सीखने का अमल मौजूद रहता है, तो ये एक उनका नया एक्सपीरियंस होगा और शायद इससे उनकी कप्तानी को मदद ही मिले। मोहम्मद अकरम एक बहुत ही अच्छा नाम है एज कोच भी, जिस तरह उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के साथ शुरू से एसोसिएट रहे, एक नॉलेजेबल क्रिकेटर रहा है हमेशा से। एज अ ह्यूमन बीइंग भी मोहम्मद अकरम बहुत अच्छा है, और मुझे यकीन है कि बाबर आजम उनके साथ कप्तानी करेंगे तो मोहम्मद अकरम उनके साथ खड़े होंगे, उनको लम्हा गाइड करेंगे और उनको इंस्पायर करेंगे, इसलिए कि उनको बैटिंग में फील्ड में तो इंस्पिरेशन की इतनी जरूरत नहीं है जब वो एज बैट्समैन जाते हैं, लेकिन एज कैप्टन उनको इंस्पिरेशन की, उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। मोहम्मद अकरम में वो सारे गट्स मौजूद हैं कि बाबर आजम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आशमी साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और इस तरह रजा अगर हम बात करें डैरन सैमी जो कि एक बड़े इंस्पायर हैं, और जैसे बिल्कुल ठीक कहा शाहिद भाई ने कि जो पेशावर ज़ल्मी कंसिस्टेंसी है, एक जो मैच्योर फ्रेंचाइज के तौर पे अगर हम उनको देखते हैं, और फिर जो कंसिस्टेंसी है, डैरन सैमी और मोहम्मद अकरम दोनों मुलाज़िम मज़लूम हैं और दोनों ने पहले दिन से ही इस टीम के साथ मौजूद हैं। और मुझे बहुत यकीन है कि ये जो एक्सपीरियंस होगा बाबर के लिए ये बहुत अच्छा होगा, डिफरेंट होगा, और डेफिनेटली डैरन सैमी का एक अपना स्टाइल है, मोहम्मद अकरम एक अलग जो है ना ज़ाहिर बात है एक तजर्बा ऐड करते हैं, तो बाबर के लिए बहुत अच्छा ये होगा। और ये कमिंग PSL इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड बाबर स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें पेशावर PSL की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, सबसे ज़्यादा फाइनल खेल चुकी है,
जिसने आपने बताया डैरन सैमी, मोहम्मद अकरम, ये उनकी कारकर्दगी के सबूत है कि पेशावर ज़ल्मी ने सबसे ज़्यादा फाइनल खेले हैं। और बाबर आजम के लिए ऐसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात है कि देखें लास्ट ईयर हमने देखा बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कराची सिर्फ एक मैच जीत सकी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि दूसरे एंड से उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पाई, कोई अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से पेशावर की टीम एज अ टीम खेलती है, देखें बड़े बड़े ऑन पेपर शायद नहीं लगती, लेकिन हमेशा पेशावर की टीम अच्छी खेलती है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरे ख्याल से कामयाब हो सकते हैं, और ये उनके लिए भी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे उनकी कैप्टनसी के ऊपर, मेरे ख्याल से इस PSL में उनका भी इम्तिहान है और मेरे ख्याल से पेशावर का भी। बल्कि एक नाम तो हम लेना ही भूल गए, पेशावर ज़ल्मी के जो प्रेसिडेंट हैं जमामुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, और मैं देखा कि वो बड़े इन्वॉल्व हैं। जो ड्राफ्ट होता है, सारी बात है, आपको याद होगा कि जब राशिद खान इमर्ज हुए तो इंतज़ाम वो कोच थे उस वक्त अफगानिस्तान के, जिन्होंने उनको सबसे पहले परखा, उनको चांस दिया। एक ऐसा फिगर है पाकिस्तान क्रिकेट का जो बहुत बड़ा नाम भी है, और हालिया अरसों में भी अपनी जो उनकी एसोसिएशन है, आप देखें चीफ सेलेक्टर के तौर पे बड़े कामयाब रहे। पाकिस्तान ने उनके दौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप में भी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वही हुआ जो बोर्ड चेंज होता है तो हालात चेंज हुए, यहाँ तक कि अभी भी उनका नाम आ रहा था चीफ सेलेक्टर के लिए। तो इंतज़ामुल हक भी बैक पर हैं, तो ये बहुत बाबर के लिए मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी सूरत हाल होगी, क्योंकि फेवरेबल किस्म का मुझे ना एक माहौल लगता है। और जहाँ पे क्योंकि हम तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमारा जो कैप्टन है उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू लर्न एंड ऑफ कोर्स टू इनहांस हिज कैप्टनसी स्किल्स। और इसमें इंतज़ाम खुद बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, और उस ज़माने में शायद पाकिस्तान की टीम वैसी नहीं थी जैसे 90s में थी, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतज़ाम की कैप्टनसी में भी बहुत शानदार रही। बिल्कुल, पाकिस्तान टॉप 3 में हुआ करता था, बाबुल मर जब कोच हुआ करते थे। देखें इंतज़ाम बड़ा क्रिकेटिंग माइंड है पाकिस्तान क्रिकेट का, उन टॉप मिडिल ऑर्डर में उन जैसे बैट्समैन मेरे ख्याल से बहुत ही कम आए। अब देखें बाबर आजम को वो हमेशा से सपोर्ट भी करते हैं, अब उनके बयानात सुने तो हमेशा वो बोलते हैं कि बाबर अच्छा बैट्समैन है, कैप्टनसी में भी उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे के साथ बाबर आजम जब रहेंगे तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली अक्सर मुलाकात शायद होती होगी, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट से बहुत नए स्टार जहाँ सब सामने आते हैं, वहीं कैप्टनसी में भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो मेरे ख्याल से बाबर के लिए बहुत अच्छा इम्तिहान है। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अगर बाबर आजम इस PSL में अच्छा कर जाते हैं, पेशावर ज़ल्मी अच्छा कर जाती है, तो मेरे ख्याल से उनकी जो जगह है और मजबूत हो जाएगी, और मेरे ख्याल से कैप्टनसी के फिर डिबेट शायद ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, और डेफिनेटली बाबर आजम का ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर और फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र के लम्हात हैं। सो बाबर आजम की जो एक रैंकिंग है वो तो तेरे नंबर 1 है, लेकिन जब इस तरह के अवार्ड आप जीतते हैं ICC लेवल पे, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैन आपके साथ हों, और दूसरा मेरे ख्याल में फैबुलस 4 को या तो बाबर जो है ना ज्वाइन कर लें, सब करा लें, या फिर फैबुलस 5 कर लें, या फिर फैबुलस 1 कर लें, क्योंकि बाबर की जो कंसिस्टेंसी है तीनों फॉर्मेट में इतनी कंसिस्टेंसी शायद किसी बैट्समैन की नहीं है। विराट कोहली को अगर हम शामिल करें तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इसी तरह परफॉर्म करते आ रहे हैं। जनाब, इसी तरह प्रोग्राम में दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट कल हुए, जिसका हम सबको बहुत इंतजार था। काफ़ी शफलिंग है उसके अंदर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही हैं। जो 3 सीरीज़ मेरे इल्म में है कि अफगानिस्तान को शायद UAE से खेलना है, जो सीरीज़ अनाउंस नहीं है, लेकिन राशिद खान के मुतालिक हमें बता दिया था आकिब जावेद साहब ने इस प्रोग्राम रिप्ले में। इसी तरह अगर हम बात करें बांग्लादेश, इंग्लैंड और फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, तो बहुत सारी तब्दीलियां कल स्क्वाड के अंदर हुई। आपको पहले पैकेज दिखा रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के जो सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट के अंदर तब्दीलियां हुई, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब, जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जो कि 13 फरवरी से शुरू होगी, उसका वक्त करीब आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। कल लोगो भी रिवील हुआ, और इसी तरह फिर हमने देखा सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ रहा। कल काफ़ी आप उस वक्त मसरूफ़ थे और समझ नहीं आ रहा था कौन सी टीम कब अनाउंसमेंट कर रही है, और सारा कुछ हो रहा था। लेकिन ये होता है IPL के अलावा बाकी लीग के अंदर। हमारे भी प्लेयर BPL से 2 फरवरी को वापस बुला लिए गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी हम भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि जिसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो पहले करेगा। लेकिन हम पहले का टीम वाइज बात करें रहा था, तो लाहौर कलंदर्स ने एहसान भट्टी, और रिप्लेसमेंट में उनके पास सैम बिलिंग और शेन डेटवेल आए हैं, और फिर कुशल मैंडेस। तो डेफिनेटली राशिद खान का जो एक एलिमेंट है वो भी उस प्रेस रिलीज में लिखा है कि दे आर पोटेंशियली सेट टू मिस फ्यू मैचेस। सो कैसा आप देख रहे हैं इस पूरे फ्रेंचाइज को, क्योंकि आपने उसको बड़ा क्लोजली किया, किस टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या आप समझते हैं कि चंद मैचेस हैं? क्योंकि जैसे टिम डेविड 3 मार्च को आ रहे हैं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ फुल, कि शायद मुल्तान को शुरू में ज़रूरत है, कुछ कह रहे हैं नहीं अच्छा है चलें जिस वक्त रुशिद लाइम होगा
और वो बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रोसेस पर? देखिए, लाहौर की टीम जिसमें आपने राशिद खान की बात की, वो लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो वो आखिरी के मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन उसके बावजूद लाहौर ने जीता था। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है, किस टीम का सही वक्त पे कॉम्बिनेशन अच्छा क्लिक कर जाता है। अगर अभी ऑन पेपर देखें जाए, जिस टीम ये जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है उसके बाद लाहौर की टीम वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि उसके सैम बिलिंग्स उनके मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं, जो एक विकेट कीपिंग का एक नज़र आ रहा था कि उनके पास विकेट कीपर शायद एक कमज़ोर कड़ी है, लेकिन वो अब बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है। मुल्तान सुल्तान का आपने टिम डेविड की बात की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी डेविड मिलर हैंगे जो कि उतने ही बासलाहियत प्लेयर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप कह सकते हैं कि एलेक्स हिल्स का ना होना शायद उनको इम्पैक्ट करे, क्योंकि एलेक्स हिल्स हमेशा उनको बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों उनके रेगुलर प्लेयर्स हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। बिल्कुल, अब उनकी जगह पॉल स्टर्लिंग होंगे, कॉलिन मनरो होंगे, लेकिन जो रेगुलर थे उसकी शायद उनको प्रॉब्लम होगी। पेशावर ज़ल्मी की तो मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर सेटल नज़र आ रहा है। हारिस सुहेल मिडिल ऑर्डर में आ गए, हम सब जानते हैं और पाकिस्तान टीम में कमबैक किया। लेकिन चले हम दोबारा तरफ आते हैं, वो ग्राफिक भी हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पे प्ले हो जाए, जिसमें स्पेशली राशिद खान की जगह सैम बिलिंग्स आए हैं, इस तरह रॉफमैन पावल की जगह रिचर्ड ग्लेसन जो है उनको शामिल किया है पेशावर ज़ल्मी ने, रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह गस एटकिंसन आए हैं, एलेक्स हिल्स की जगह टाइमर मिल्स। तो काफ़ी लगता है फ्रेंचाइजेस ने अपने ऑप्शंस को जो है ना वो एक्सप्लोर किया है कि अगर उनकी 11 में कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे जो जो एक्साइटमेंट है वो अगर हम बात करते हैं जो आपके मुल्तान सुल्तान ने पिक किया जनाब, वो जो वेस्ट इंडीज़ का जो कैरम पोलार्ड ना, उनको हम बड़ा देखना चाह रहे थे, क्योंकि वो अभी हमने देखा कि ऐसे लगा तो वो बिल्कुल उनका कैरियर खत्म हो रहा है। लेकिन ILT20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी कर रहे हैं, और दूसरा एकदम से लगता है T20 फेज में वापस आए, हालांकि शायद IPL नहीं खेल रहे इस बार वो। तो दिस इज एक्साइटिंग टाइम, क्योंकि वेस्ट इंडीज के 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, क्रिस गेल, पोलार्ड उनमें शामिल हैं। क्रिस गेल मतलब ये लोग अनफॉर्चुनेटली नेवर परफॉर्म वेल इन द PSL। हालांकि पोलार्ड के मुझे 2 छक्के याद है जो मैंने खुद कवर किए थे, मेरे सामने पड़े थे वो कराची किंग्स में जब खेलते थे। बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक बहुत बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का ये। नहीं, देखें पोलार्ड का तो मेरे ख्याल से अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पेशावर ज़ल्मी में भी जब थे, मुल्तान सुल्तान से खेल चुके हैं, कराची किंग्स में थे। मेरे ख्याल से उनका परफॉर्मेंस वाइज कैसी होगी, यहाँ पे आके कैसे खेलेंगे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बड़ा नाम है। तो मेरे ख्याल से जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ILT20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, फील्ड थोड़े से इस परफॉर्मेंस नहीं कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला होगा, थोड़े से ओवरवेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी फील्डिंग में झलका नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा कल ही बहुत अच्छे एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा बाउंड्री पे, जो कि क्योंकि वहाँ पे पिक हुए थे, बहुत वायरल हुआ। तो कैरम पोलार्ड और बाउंड्री के करीब कैच, ये तो मतलब लव स्टोरी है क्रिकेट की, जो कि इतने शानदार वो कैचेस पकड़ते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी है, एक ट्रेडमार्क है कि बाउंड्री कैचेस कैसे होने चाहिए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बहुत सारे आपके ज़हन में सवालात हैं कि कौन से प्लेयर कब तक अवेलेबल हैं PSL की फ्रेंचाइज का, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें जनाब PSL के सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की, और हमें अब ज्वाइन किया है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फरीद खान ने। रज़ा कलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, आपकी क्या राय है, चूँकि 3 से 4 सीरीज़ आ गई और हमने देखा कि तमाम टीमों के जो रिप्लेसमेंट हैं वो लिए गए, सप्लीमेंट्री भी 2 इसलिए शायद एक्स्ट्रा लिए गए इस बार टीमों की जानिब से कि चलें आपको जो स्क्वाड है उसके ऑप्शन इंटैक्ट रहें, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट होगा इसका, जो कल आपने पिक्स देखी हैं, क्या राय आपकी जो टीमों के कॉम्बिनेशन जो पहले दिन था और अब जब ये सारी रिप्लेसमेंट होगी, खासतौर पर टिम डेविड की अगर हम बात करें, ही इज़ कमिंग ऑन 3 मार्च, आई थिंक इट्स अ बिग ब्लो फॉर मुल्तान सुल्तान, वेरी इम्पैक्ट प्लेयर, और हम सब भी उनको देखना चाहते थे नेक्स्ट जितना जल्दी हो सकता। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट करें आप, वो आपके जो स्क्वाड स्ट्रेंथन नहीं करते। ड्राफ्ट इसलिए कि आपने कब अपनी पिक, आपकी मेन पिक नहीं होती है, ऑब्वियसली इस तरह से आपने रिप्लेसमेंट प्लेयर्स जो हैं, सप्लीमेंट्री प्लेयर्स जो हैं, उनका आपने चुनाव करना होता है। डेविड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रो है मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के लिए। उनका जो था मेरे ख्याल से उनकी कॉन्शियस एफर्ट थी कि उन्होंने ऑलराउंडर्स ही साइन करने हैं। आपने देखा है उन्होंने कायरन पोलार्ड को साइन किया है, उन्होंने साइन किया वेन पार्नेल को, अमाद बट को, खासतौर पे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को, और फिर इजारुल हक नवीद को उन्होंने साइन किया जो सिडनी सिक्सर्स से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के 19 साल के वो स्पिनर है, वो काफ़ी एक्साइटिंग टैलेंट है। लेकिन जहाँ पर भी हम बात करें, जितनी भी आप कोशिश करें, क्योंकि ये आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स तो नहीं थे, आपने इनको रिप्लेसमेंट में पिक किया, यानी कि जो आपके प्लेयर्स अब अवेलेबल नहीं है उनकी जगह पर खेलेंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 मार्च तक डेविड अवेलेबल नहीं है, इसी तरह 3 मार्च जो है उसके बाद जो है हसरंगा जो है वो भी नहीं होंगे। मतलब काफ़ी ऐसे जो है चेंजेस आपको
देखने में मिल रही है डिफरेंट टीम्स में, और उनके जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं लाहौर कलंदर्स के लिए स्पेशली हैरी ब्रुक जो है वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट्स अब इंग्लैंड से खेल रहे हैं, और इंग्लैंड की जो न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज है, उसके बाद बांग्लादेश से उनके लिमिटेड ओवर मैचेस हैं। अफगानिस्तान एक सीरीज अपनी प्लान कर रहा है, तो 2 से 3 मैचेस अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी मिस करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से टीम जो है थोड़ा सा उनका कॉम्बिनेशन अनसेटल हुआ है, लेकिन पीएसएल में ऑब्वियसली उनके पास विंडो नहीं होती। हम जो देखते हैं इंटरनेशनल मैचेस पीएसएल के साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, वो फायदा आईपीएल को है लेकिन बाकी किसी लीग को नहीं है, इस वजह से ये चीज़ तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है। बिल्कुल। और बहरहाल वो कहते हैं ना समवन लॉस समवन गेन, तो बैन कटिंग जैसे पीएसएल में नहीं आ सके थे लेकिन कराची किंग्स ने पिक किया, तो ऐसा भी हुआ है रहा कि जैसे अमाद भट्ट को हम देखें, हारिस सोहेल कल पेशावर ज़ल्मी में आ गए, तो यू नेवर नो कि किस प्लेयर के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बन जाए। बट आई एग्री विद फरीद कि आपका जो फर्स्ट चॉइस आपका जो होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आपके जो ड्राफ्ट है जिसमें आपको ये सबसे पहले सोचना होता है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो प्लान बी क्या है, प्लान ए तो मतलब यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन होता है। तो उस लिहाज से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए मुझे खुशी है, जैसे अमाद भट्ट, हारिस सोहेल, कुछ और नाम अगर आपको याद आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। शायद अहमद शहजाद मिस आउट हो गए, लेकिन बाकी तकरीबन मेन प्लेयर्स तो मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए मूसा खान पिक हुए, फैसल अकरम एक चाइना मैन जो थे वो कराची में पिक हुए, तो मेरे ख्याल से अच्छा है। लेकिन देखें टीमों को प्रॉब्लम तो आती है कि आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। हमने माजी में भी देखा है कोयटा के साथ बड़े मसले मसाइल रहे कि कोरोना के दिनों में खास तौर पर, तो उनके साथ टीमों को प्रॉब्लम तो आती है कि आपको एक सेटल कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसके बाद आपको सडनली एकदम चेंज करना पड़ता है क्योंकि प्लेयर चले जाते हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि इस्लामाबाद और लाहौर जो भी टीमें कामयाब हुई हैं वो ज़्यादातर वो टीमें कामयाब हुई हैं जिनके लोकल प्लेयर ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिनको कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, वो टीमें ज़्यादा हमें कामयाब होती हुई नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जो डिपेंड किया जाए ज़्यादातर लोकल प्लेयर्स पे बनस्बत फॉरेन प्लेयर्स पे। और दूसरा मेरे ख्याल से मैं अफगानिस्तान वाले प्लेयर्स की थोड़ी सी बात करूँगा कि उनकी एक सडन सीरीज़ आ रही है जो कि अभी तक प्लान भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो पीसीबी अगर कोशिश करता, क्योंकि पीसीबी को भी अफगानिस्तान उन्होंने ऑफ़र की थी, तो पीसीबी शायद उनको एक ऑफ़र कर देता हम आपसे एक एक्स्ट्रा सीरीज़ खेल लेंगे, तो वो इन दिनों पीएसएल के दिनों में वो अपने प्लेयर्स को रिलीज़ कर दें। शायद इस तरीके से थोड़ी एडजस्ट किया जा सकता था, अफगानिस्तान के प्लेयर्स एटलीस्ट अवेलेबल हो जाते। मेरे ख्याल से कोशिश पीसीबी को इस सूरत में करनी चाहिए थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि शायद अफगानिस्तान के प्लेयर्स किसी तरीके से अवेलेबल करवाए जा सकें। बिल्कुल ठीक है। और रज़ा, अगर मैं आपसे फरीद बात करूं तो जो आप 6 टीमों का कॉम्बिनेशन अब आप देखते हैं, तो आप ही क्या राय है जो ये सर्टन जो चेंजेस हुए हैं, जाहिर बात है इसमें जैसे हमने टिम डेविड का स्पेशली बात की, डेविड मिलर का भी यही मामला है और इस तरह जो दीगर ऑप्शन हैं, सो इस रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के बाद आप टीमों की स्टैंडिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कॉम्बिनेशन देखने और टीम्स क्या ट्राई करती हैं, वो ये ट्राई करती हैं कि यहाँ तो उनका जो पुराना प्लेयर है जो किसी सीजन में या पिछले सीजन में उनके साथ खेला हुआ है वो उसको सिलेक्ट करें। जैसे हमने देखा कि जफर गौहर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वापस लिए। यहाँ टीम की कोशिश होती है कि अगर प्रूवन परफॉर्मर्स हैं, पीएसएल पहले खेले में हैं, जैसे टाइमर मिल्स हैं वो इस्लामाबाद में आए हैं, उसके अलावा हमने देखा कायरन पोलार्ड दोबारा से आगे 2019 के बाद पेशावर से वो खेले थे, तो प्रूवन प्लेयर्स की ही कोशिश की जाती है ज़्यादातर कि वही प्लेयर जो है। बैन कटिंग का आपने नाम लिया, बैन कटिंग बेशक कराची से खेलेंगे लेकिन वो पहले ज़ल्मी से भी खेल चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है जो ऑलराउंडर्स है ना उनकी ज़्यादा कोशिश की गई है, स्पेशली पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स। मैं फिर से कहूँगा मुल्तान में अगर हम देखते हैं पोलार्ड, बात करें पार्नेल की, अमाद भट्ट की, या इस्लामाबाद में टॉम करन जो हैं वो भी बैटिंग भी कर लेते हैं, अगर हम उनकी बात भी करते हैं, या इवन जब ज़ल्मी की आप बात करते हैं उनको स्पिनर शायद चाहिए था, स्पिन ऑप्शंस उनके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। फिर आपको पता है मुजीबुर रहमान जो है अगर अफगानिस्तान की सीरीज़ हो जाती है लॉक तो मुजीब भी कुछ मैचेस मिस करेंगे। दानिश अजीज़ का एक ऑप्शन है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑब्वियसली उस्मान कादिर भी हैं, लेकिन अब हारिस सोहेल भी उन्होंने रख ली हैं। तो कोशिश टीम्स की ये रही है कि स्पिन ऑप्शन जो है अगर वो भी रखते हैं तो साथ साथ वो प्लेयर जो है थोड़ी बैटिंग भी करता हो। हमने देखा है कोयटा ने भी साउथ शकील को जो है वो रखा है, तो उनको ऑप्शन मिल जाता है। और नबील हाशमी ने भी यही ट्राई किया है, जिन प्लेयर्स के साथ वो पहले खेले में हैं उन्हीं को उन्होंने दोबारा से लिया। कैस अहमद लिया उन्होंने, नुआन तुषारा लिया उन्होंने, नुआन तुषारा के साथ वो खेले हैं लंका प्रीमियर लीग में बॉल ग्लेडिएटर से। तो कोशिश यही है कि वो अपने प्लेयर्स जो है ना उन्हीं के साथ खेलें, क्योंकि उनके साथ उनके कॉम्बिनेशन एक तो सेटल्ड होते हैं, एक जो है उनको उनकी साइकी का पता होता है और वो फिर मेरे ख्याल से आसान होता है परफॉर्म करना। बिल्कुल, ट्रस्ट लेवल भी डेवलप होता है, टीम मैनेजमेंट को पता होता है कि कौन सा प्लेयर किस पोटेंशियल पे कैसे होता है। जिन लोगों ने पूछा है सारी बातें बहुत सारे मैं बता देता हूँ जनाब के रॉफमैन पावल, डेविड मिलर, ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन, तबरेज शम्सी जिन जिन टीमों में खेल रहे हैं, तो 8 मार्च ऑनवर्ड्स जो है इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, ये हमें पता था। इधर आदिल रशीद, मोइन अली, जैसन राय पोटेंशियली अनअवेलेबल फॉर द इंग्लैंड सीरीज ड्यू टू, फिर अब तो आदिल रशीद खेल ही नहीं रहे। और इसी तरह अगर हम देखें तो एलेक हेल्स विल ज्वाइन HBPSL फ्रॉम 26 जनवरी ऑनवर्ड। और इस तरह अगर हम बात करते हैं जॉर्डन कॉक्स विल अवेलेबल फॉर लाहौर कलंदर्स फ्रॉम 21 फरवरी।
और इसी तरह हसरंगा जो हैं वो 3 मार्च के बाद अवेलेबल नहीं होंगे, जबकि जैसे फरीद ने बताया अफगानिस्तान क्रिकेटर्स में बिकम अनअवेलेबल टू देयर टीम फॉर द ब्रीफ ड्यूरेशन, लेकिन लगता है ये शायद 2 या 3 या 4 मैचेस होते हैं, बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ये भी बहरहाल एक फैक्टर है। तो फ्रेंचाइज के लिए एक बहरहाल ये हमेशा लीग में होता है, जो कि वैसे मैंने मिसाल दी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो बीपीएल में अच्छा कर रहे हैं, इफ्तिखार और आमिर वगैरह, इन सबको भी वापस आना ही पड़ेगा, जो कि पीसीबी ने एक पॉलिसी बनाई है कि उनकी फ्रेंचाइज को कुछ वक्त उनके साथ गुजारना है। तो बहरहाल आई एम प्रीटी श्योर कि इन सारी चीज़ों के बावजूद क्योंकि बहुत बड़ा फेस गुजरा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ आपको दी ताकि आप उससे वाकिफ़ हो जाएं, पर मुझे बहुत यकीन है कि इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा और टीमें और पीएसएल उसी अंदाज से जारी सारी रहेगी जैसे कि उसका एक अपना एक ट्रू कलर है। बहुत शुक्रिया फरीद आपका, रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। पूरे प्रोग्राम में आप थे, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हमने सारी बात की थी और इसको अब समाप्त किया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।